नमस्कार दोस्तों। स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे द्वारा लगातार करंट अफेयर्स कराए जा रहे हैं और हम लोग करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला को लगातार जारी रखेंगे। जैसा कि अभी क्या लगा हुआ है, अगस्त महीना कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली आपको भी पता है कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन प्रीलिम्स का आ जाएगा 2026 का। अगर आप सच में तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर लग रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं और इसी तरह हम लोग करेंगे तैयारी, तो आपको लगातार करंट अफेयर्स को पढ़ना होगा ताकि आपको किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम आईएएस के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, सभी के सभी। दूसरी चीज, स्पेक्ट्रम आईएएस के ऐप को ज्वाइन करें। क्या ऐप को ज्वाइन करें, ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इसी तरह बने रहें, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व झील दिवस कब मनाया गया, मतलब व्हेन वाज वर्ल्ड लेक डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली, कब मनाया गया याद रखिएगा। तो विश्व झील दिवस कब मनाया गया, अगर आपको बात करें तो 26 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया गया। ये बात आपको दिमाग में रखना, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। अब देखो, अगर हम झील की बात किया जाए तो झील मुख्य रूप से दो तरह की होती है, या तो खारे पानी की होगी या तो मीठे पानी की होगी। ये दो तरह की झील आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो दो तरह की कौन कौन सी झील है, एक तो खारे पानी की आपको देख सकते हैं, खारे पानी की, और दूसरी अगर हम बात करें मीठे पानी की, मीठे पानी की। ये बात आपको ध्यान, तो मीठे पानी की अगर देखा जाए भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, बूलर झील है। कौन सी, बूलर झील। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, खारे पानी की झील याद रखना दो हैं मुख्य रूप से, एक तो सांभर झील याद रखिएगा, और सांभर झील आंतरिक झील है जो खारे पानी की सबसे बड़ी। लेकिन तटीय झील कौन सी है याद रखना, चिल्का झील। चिल्का झील, ये बात आपको ध्यान रखना। ये सर, और हम झीलों की बात करें, जैसे कुछ झीलों को कयाल कहा जाता है। कहाँ पे केला कहा जाता है, केरला में क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। और केरल में जो कयाल झील है उनको क्या कौन कौन सी हैं, जैसे अष्टमुडी और बेम्बनाड। कौन कौन सी हैं, अष्टमुडी और बेम्बनाड, अष्टमुडी और बेम्बनाड, बेम्बनाड नाड। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह अगर खारे पानी की झील और एक बात करें तो पुलिकट झील, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। कौन सी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पुलिकट झील, ये याद रखना, पुलिकट झील। ये बात भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये जो झील हैं इनके लिए अभी कुछ बहुत सारी झीलों को आर्द्र भूमि में भी शामिल कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। अगर मध्य प्रदेश में अगर झीलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में आर्द्र भूमि के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है, मुख्य रूप से ध्यान रखना, एक तो भोजताल सबसे पहले शामिल किया गया, कब, 2002 में। ठीक है, दूसरा याद रखना यशवंत सागर, यशवंत सागर। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, यशवंत सागर याद रखना, सांख्य सागर याद रखना, सिरपुर याद रखना, सिरपुर, और तवा जलाशय, तवा जलाशय, तवा, ये तवा जलाशय सबसे लास्ट में शामिल किया गया, तवा जलाशय। ये आपको ध्यान रखना, एक तरह की झील ही है, ध्यान रखिएगा। और ये इसमें सबसे पहले ये शामिल किया गया पहला, और सबसे लास्ट में किसे, तवा जलाशय। सिरपुर याद रखना, और यशवंत सागर इंदौर में है। ये कहाँ है, इंदौर में, ये भी इंदौर में। जबकि सांख्य सागर याद रखना, ये शिवपुरी में है। कहाँ पे, शिवपुरी में। भोजताल कहाँ की अगर बात करें तो ये भोपाल में। ये बात आपको ध्यान रखना, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना। अगर हम पर्टिकुलर इनकी बात करें कि अगस्त में कौन कौन से दिवस मनाए गए, ये सारे के सारे पॉइंट को अगर हम बात करें तो अगस्त में याद रखना, 1 अगस्त को याद रखना पर्वतारोहण डे एवं वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। 1 अगस्त को क्या मनाया गया, पर्वतारोहण डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे, याद रखिएगा इस पॉइंट को याद रखें। वर्ल्ड वाइड डे के आविष्कारक कौन है, टिम बर्नस ली, टिम बर्नस ली। ये बात आपको ध्यान रखना है, कौन है,
टिम बर्नर्स-ली, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट हम अगर देखें, 3 अगस्त को क्या मनाया जाता है? क्लोप्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस। क्यों बार-बार ये सारी चीज रिवीजन हो रही है? क्योंकि एक बार अगर ऐसे प्रश्न आ गए तो आपसे बन जाए। तो क्लोप्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस 3 अगस्त को, ठीक है। 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है? कई बार मैं बताया हूं, हिरोशिमा दिवस। कौन सा? हिरोशिमा दिवस। ये भी बात आपको ध्यान रखना। और इसमें लिटिल बॉय परमाणु बम फेंका गया था, ध्यान रखना, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। 7 अगस्त को बेहद इंपॉर्टेंट स्टार लगा रहा हूं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस याद रखिएगा। और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। ये बात आपको दिमाग में रखना। तो 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है? याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। 9 अगस्त को याद रखिएगा, विश्व आदिवासी एवं नागासाकी दिवस। इंपॉर्टेंट है, विश्व आदिवासी दिवस। देखो, कुछ दिवस मैं आपको जनजातियों संबंधी बता रहा हूं। जैसे आपको याद रखना 9 अगस्त, बहुत अच्छे से याद रखना, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस, आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस, याद रखना। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 9 अगस्त के बाद याद रखना 15 नवंबर। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस। गौरव दिवस, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को, ठीक है। और आपको याद रखना 31 अगस्त, 31 अगस्त को क्या मनाया जाता है? घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जनजाति दिवस। ये भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखना। फिर हम अगर बात करें तो 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस। मैंने आपको बताया कि 10 अगस्त को और कौन कौन, मतलब जो जानवरों में अगर बात करें तो 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। कितने तारीख को? 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस। आपको 12 अगस्त याद रखना हाथी दिवस। 12 अगस्त को हाथी दिवस याद रखना। और क्या याद रखना? 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को याद रखना चीता दिवस, चीता दिवस। और क्या याद रखना? 22 सितंबर को याद रखना गेंडा दिवस। 22 सितंबर गेंडा दिवस, 22 सितंबर गेंडा दिवस दिवस। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे देखो, अंतरराष्ट्रीय युवा या विश्व हाथी दिवस याद रखना 12 अगस्त को। 13 अगस्त को विश्व अंगदान, 13 अंगदान करूंगा, ऐसे याद रखो, 13 अंगदान करेंगे, ऐसे याद रखना। तो विश्व अंगदान दिवस याद रखना कब? 13 अगस्त को। विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस याद रखना, ये भी कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट को अभी आज ये याद रखना। 29 अगस्त को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। मेजर ध्यानचंद की स्मृति में उनको पद्मश्री भी मिल चुका है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये सारे बिंदु को मैंने कवर किया, देख रहे हैं आपके साथ। यहाँ पे ये पॉइंट तो मिल ही रहे हैं, साथ में ये पॉइंट भी अलग से मैं आपको दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? कि ज्यादा से ज्यादा आपके पॉइंट कवर होते चले जाएं, सारे के सारी चीजें, ठीक है। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। चलें, हाल ही में फीडे विश्व कप 2025, फीडे किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित खेल है। यह प्रश्न आपसे बेहद इंपॉर्टेंट है। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहां, मतलब भारत में किया जा रहा है। और भारत में कहां पे किया जा रहा है? याद रखिएगा, गोवा वाले बीच में। कहां पे? गोवा वाले बीच में। इस बात को भी आपको याद रखना। देखो, गोवा में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू कर दिया। मतलब याद रखा, मंडोवी नदी, बस इतना याद रखो, कहां की है? गोवा में, ठीक है। और इसी मंडोवी नदी में ही दूध के समान धारा है, दूध धारा जलप्रपात है। दुग्ध धारा मत करना, दुग्ध धारा तो इसमें है, किसमें है? दुग्ध धारा नर्मदा नदी पे है, लेकिन ये दूध धारा जलप्रपात, दूध धारा जलप्रपात याद रखना मंडोवी नदी पे है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो मंडोवी नदी याद रखना कहां पे? गोवा में प्रवाहित होती है। और ये जाके कहां पे गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना। तो मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू किया। ध्यान, गोवा की फेनी को जीआई टैग मिला। ये फेनी है, याद रखना, यहाँ का उत्पाद, उसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फेनी कहाँ का उत्पाद? जीआई टैग याद रखना, गोवा का। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियां का उद्घाटन किया। याद रखना, बस इतना याद रखो कि अब तो जगदीप धनखड़ है नहीं, अब नए उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे, ध्यान रखिएगा।
तो याद रखना, ये जब उपराष्ट्रपति थे तो इन्होंने यहाँ पे याद रखना, इनके गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया। पूछा जा सकता है कि जगदीप धनखड़ ने हाल ही में कहाँ पे आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत का मूर्तियों के स्थापना किया है? गोवा के राजभवन में। गोवा को उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया, याद रखना। वैसे 100% डिजिटली साक्षर कौन बना है? अभी केरला बना है, अगर याद आ रहा है। 100% डिजिटली साक्षर, 100% डिजिटली साक्षर कौन बना है? साक्षर कौन बना है, याद रखिएगा। 100% डिजिटली साक्षर, 100% डिजिटली साक्षर कौन बना है, याद रखना। केरला, केरल। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट। गोवा में ध्रुवी भवन और सागर भवन केंद्र को मत याद रखिएगा। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया। ठीक है, उतने प्रसिद्धता याद रखना। जीआई टैग क्या मिला? फेनी को मिला है। और उपराष्ट्रपति ने याद रखना यहाँ पे आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत का क्या किया है? मूर्तियों की स्थापना की है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। चलें आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले? समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली विच कंट्री हैज ओपनेड 10 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन वर्कर्स? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये रसिया ने किया है ऐसा काम। किसने किया है? क्योंकि रसिया अपना मित्र है, आपकी किसी हिसाब से मित्रता निभा रहा है, अब ये समझना होगा। ठीक ना। दूसरी चीज, अभी टैरिफ अमेरिका ने 50% कर दिया है, लेकिन रूस याद रखिए ना, भारत की बहुत मदद कर रहा है। ठीक है, उसका भी अपना मकसद है और भारत का भी अपना मकसद है, सीधी सी बात। तो याद रखना, तो रूस याद रखना किसकी मदद कर रहा है? भारत की मदद कर रहा है। कुल मिला के भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं, ध्यान रखिएगा। किसने? रसिया ने किया है। और ये रसिया के वो राष्ट्रपति जो है, याद रखना, व्लादिमीर पुतिन साहब आने वाले हैं दिसंबर माह में। दिसंबर में कहा भारत आएंगे, आज की ही न्यूज थी। कहां पे? दिसंबर में भारत आएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो, रूस में 600 साल बाद क्रासेनिकोव ज्वालामुखी फटा। इंपॉर्टेंट है, क्रासेनिकोव, क्रासेनिकोव, क्रासेनिकोव याद रखना, क्रासेनिकोव याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो क्रासेनी जो ज्वालामुखी कहाँ फटा है? रूस में फटा है, या वो भी 600 साल बाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने साल बाद? 600 साल बाद, याद रखना। क्रासेनिकोव ज्वालामुखी फटा है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा। तो क्रासेनिकोव ज्वालामुखी कहाँ फटा है? रूस में फटा है, 600 साल बाद, याद रखिएगा। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टार्म का आयोजन किया है। कौन सा नौसैनिक अभ्यास? सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास, याद रखना, जुलाई स्टार्म का आयोजन किया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना कि अभी हाल ही में सबसे 600 साल पुराना, 600 साल बाद ज्वालामुखी कौन सा फटा है? याद रखना, क्रासेनिकोव, याद रखना, क्रासेनिकोव, याद रखिएगा इस पॉइंट को। रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन। इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूं, 7 स्टार। किस देश ने तालिबान सरकार को ऑफिशियली मान्यता दे दी है? याद रखना, अफगानिस्तान की। तो रूस ने दिया है। किसने दिया है? रसिया ने दिया है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को क्या दिया है? ऑफिशियल मान्यता दे दिया। सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है, याद रखिएगा। रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। मतलब रूस और ईरान का भी आपस में वो है, और क्योंकि ईरान और इजराइल ये आपस में लगातार संघर्षरत रहे थे, ध्यान रखिएगा। रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से यूएवी लॉन्च की तकनीक का पेटेंट कराया, याद रखना। अंतरिक्ष स्टेशन से भी याद रखना कि ये अपने क्या है, रॉकेट को लॉन्च करेगा, याद रखिएगा। पेटेंट कराया है, इस बात को आपको ध्यान रखना। भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंध की 78वीं वर्षगांठ मनाई है। मतलब भारत और रूस के बीच राजनयिक संबंध जो हुए उसकी 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ध्यान रखिए। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस स्लाइड में क्या क्या आपको याद रखना? एक तो ये
क्रासेनी निकोब ज्वालामुखी फटा, ये याद रखना। दूसरा पॉइंट अगर आपको याद रखना है, ये स्टार लगा रहा हो, रूस किस देश ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दिया है, याद रखना। मान्यता किसने दिया है? रूस ने दिया है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और क्या बात आप करेंगे यहाँ पे, अगर देखा अंतरिक्ष स्टेशन में इसने पेटेंट हासिल कर लिया है, किसने? रूस ने। इस बात को भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। भारत और रूस के बीच राजनयिक जो संबंध है उसकी कौन सी 78वीं वर्षगांठ मनाई गई, ध्यान रखिएगा। भारत और रूस के बीच, याद रखना, नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 अभी हुआ, ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चले, हाल ही में यहां पे देखें अगला पॉइंट, हाल ही में कहां शुरू समर फेस्टिवल आयोजन किया गया? शुरू समर फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, ऐसे चीजें पूछी जाती है, इस बात को आपको ध्यान रखना। तो शुरू समर फेस्टिवल कहां पे आयोजित किया गया, ये बात आपको ध्यान रखना। तो कहां पे किया गया? वेयर हैज द शुरू समिट समर फेस्टिवल 2025 स्टार्टेड? कहां पे? लद्दाख में। और याद रखना, लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। इसकी अगर बॉर्डर की बात किया जाए, किन किन देशों से लगती है? इसकी बॉर्डर 3 देशों से लगती है। कौन कौन से देशों से लगती है, याद रखना। ये एक तो अफगानिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान से, एक तो पाकिस्तान से, एक तो पाकिस्तान से, और दूसरा याद रखना, तीसरा याद रखना चीन से, ये याद रखना। लद्दाख में याद रखना एक खारदुंगला दर्रा है, खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा। ये मोटर व्हीकल के लिए सबसे ऊंचा दर्रा है। वैसे तो सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है, लेकिन पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, याद रखना, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, सबसे ऊंचा दर्रा, दर्रा कौन सा है, याद रखना। कौन सा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा? काराकोरम दर्रा। कौन सा? काराकोरम, याद रखना। लेकिन याद रखना, काराकोरम श्रेणी पर है। कहां पे है? काराकोरम श्रेणी पर, याद रखना, काराकोरम श्रेणी पर है। और याद रखना, ये पीओके में है। कहां पे? पीओके में। ये बात आपको, खारदुंगला दर्रा ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है, और याद रखना कहां पे है? लद्दाख में। और एक पॉइंट आप याद रखना, यहीं पे विवादित क्षेत्र है, याद रखना। कौन सा? पैंगोक्से लेक, पैंगोक्से लेक, पैंगोत्से लेक। ये पैंगोक्से लेक में याद रखना, इसमें 60% हिस्सा चाइना का है और 40% हिस्सा भारत का है। तो इसी को लेके याद रखना, चाइना बोलता है कि ये हमारे अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, मतलब सीमा विवाद है, ये याद रखना पैंगोक्से लेक को, ठीक है। तो पैंगोक्से लेक के किसके किसके बीच विवादित है? भारत और चाइना के बीच विवादित क्षेत्र है। ये बात आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है, ये बात आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट, ठीक है। और हम बात करें तो यहीं पे एक रेजेगला दर्रा, रेजेगला दर्रा, इसी दर्रे से होके भारत ने चाइना में अटैक किया था 1962 में। इसी दर्रे से होके भारत ने चाइना में अटैक किया था, कब? 1962 में, रेजेगला दर्रा से, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करें, नुब्रा घाटी भी देखने को मिलेगी। गलवान घाटी विवादित है भारत और चाइना के बीच। कौन सा? गलवान घाटी, ये भी आपको याद रखना है, गलवान घाटी, ठीक है। नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी, यहीं पर लद्दाख का मरुस्थल है, लद्दाख का शीत मरुस्थल, लद्दाख का शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल, मरुस्थल, ठीक है, लद्दाख का शीत मरुस्थल। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखना है, ठीक है। चले आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर लद्दाख से संबंधित और तथ्य को जाने तो यहाँ पे सारे के सारे तथ्य लिखे हुए हैं, आपको याद करते चलना है। देखो, लद्दाख की रिंगजन यांगदोल ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया। मतलब लद्दाख के एक रिंगजन यांगदोल हैं, वो क्या है? दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में क्या किया था? भाग लिया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। रिंगजन यांगदोल जो है हॉकी के खिलाड़ी हैं, ये कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं, दक्षिण कोरिया में
जो हॉकी कोचिंग कैंप हुआ था उसमें भाग लिया था। इसरो ने के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहां पे किया गया? लद्दाख में। इंपॉर्टेंट है। इसरो की स्थापना की अगर बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन याद रखना। यहाँ पे आपको ध्यान, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर की बात करें तो कहाँ है? बंगलुरु। कहाँ है? बंगलुरु। ये बात आपको ध्यान रखना है। कहाँ हेडक्वार्टर? बंगलुरु। ये बात आपको दिमाग में रखना है। तो इसरो के ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। कहाँ पे? लद्दाख में किया गया। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। मतलब भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहां पे किया है? याद रखिएगा, कहां पे? लद्दाख में। कहां पे किया है? लद्दाख में। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। तो कहां पे? लद्दाख में किया, ध्यान रखिएगा। खुबानी उत्सव, खुबानी उत्सव याद रखना। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहां पे किया गया? लद्दाख में। खुबानी उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कहाँ पे किया गया है खुबानी उत्सव का आयोजन? लद्दाख में किया गया है। कहाँ पे? लद्दाख में। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो खुबानी उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये पॉइंट आपको स्टार लगा के रखना है, लद्दाख में। ठीक है। बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन लद्दाख में किया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं। माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव लद्दाख में। मठवासी उत्सव कहाँ पे किया गया? लद्दाख में। ये याद रखना। ठीक है। दूसरी चीज, इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन। होप मतलब आशा है, आशा है कि लद्दाख में हम जाएंगे, ऐसे याद रखो। होप मतलब आशा है कि हम लद्दाख में जाएंगे, ये याद रखना। ठीक है। खुबानी उत्सव याद रखना। ये कहाँ है? खुबानी उत्सव याद रखना, लद्दाख में आयोजित किया गया। कहाँ पे? लद्दाख में। ये पॉइंट आपको याद रखना। खेलो इंडिया विंटर्स गेम इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम भी लद्दाख में आयोजित किए गए। तो खेलो इंडिया विंटर्स गेम याद रखिएगा, कहाँ पे? लद्दाख में आयोजित किए गए। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो खेलो इंडिया विंटर्स गेम कहाँ पे? लद्दाख में। ठीक है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। तो विंटर कहाँ, ठंडी कहाँ पड़ती है? याद रखना, लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। ये खुबानी, बहुत मजा आता है खुबानी को, बहुत मजा आता है लद्दाख में, ऐसे याद रखो। तो खुबानी महोत्सव कहाँ पे? लद्दाख में। ये बात आपको याद रखना। ठीक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। होप का उद्घाटन कहाँ पे? लद्दाख में। ये याद रखना। वायु रक्षा प्रणाली प्राइम स्वदेशी का विकसित किया गया। आकाश प्राइम स्वदेशी का विकसित कहाँ पे? लद्दाख में किया गया। मठवासी उत्सव याद रखना, कहाँ पे? लद्दाख में। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। मुंबई क्रिकेट संघ के वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय कप्तान की प्रतिमा का अनावरण किया? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन हैज अनवायलेड, याद रखना, द स्टेचू ऑफ विच फार्मर इंडियन कैप्टन एट वानखेड़े स्टेडियम। याद रखना, वानखेड़े स्टेडियम में किस भारतीय कप्तान को की प्रतिमा का अनावरण किया गया? देखो, जब वर्ल्ड कप हो रहा था उस टाइम सचिन तेंदुलकर का किया गया था। जब वर्ल्ड कप हुआ था उस टाइम की बात, सचिन। लेकिन अभी अभी किसका? याद रखना, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का किया गया था। लेकिन अब किसका किया गया? याद रखना, सुनील गावस्कर जी का। किसका? सुनील गावस्कर जी का प्रतिमा का अनावरण किया गया है वानखेड़े। और वानखेड़े स्टेडियम में बीसीसीआई का मुख्यालय है। किसका? बीसीसीआई का मुख्यालय है, याद रखिएगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई। ये बात आपको ध्यान रखना, बॉम्बे में है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। तो सुनील गावस्कर का वानखेड़े स्टेडियम में, याद रखना, अभी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसका? सुनील गावस्कर का। आगे देखते हैं। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और दिग्गजों को श्रद्धांजलि देते हुए मुंबई क्रिकेट संघ ने पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया और
शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय का उद्घाटन, याद रखना ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, ये पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय की स्थापना कहाँ पे किया गया है? याद रखिएगा, ये कहाँ पे किया गया है शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय की उद्घाटन? याद रखना वानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ पे? वानखेड़े स्टेडियम में, स्टेडियम में, ठीक है। कहाँ पे किया गया? वानखेड़े स्टेडियम में किया गया, याद रखना। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक याद रखिएगा, यहाँ पे के उपाध्यक्ष एवं मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहली तो याद रखना न्यू डेवलपमेंट बैंक कौन सा है? ब्रिक्स बैंक है, एक तरह का ब्रिक्स बैंक है, याद रखिएगा। कौन सा बैंक है? ब्रिक्स देशों का बैंक है, याद रखिएगा। दूसरी चीज याद रखना, किसे नियुक्त किया गया है? राजीव रंजन को, ठीक है, राजीव रंजन को याद रखिएगा, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। ये मसांतो कांडा कौन बने हैं? एडीबी के अध्यक्ष बने हैं, अगर याद भी करना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन? मसांतो कांडा। अजय बंगा याद रखना वर्ल्ड बैंक के हैं, वर्ल्ड बैंक के याद रखना अध्यक्ष अजय बंगा, ये मध्य भारत से हैं, ध्यान रखना, भारत के ही हैं, भारतीय मूल के। राजीव रंजन याद रखना क्या बने? संजय मल्होत्रा, आप तो पता है संजय मल्होत्रा आरबीआई के हैं, किसके? आरबीआई के गवर्नर, याद रखना संजय मल्होत्रा, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एनडीबी का मुख्यालय कहाँ? याद रखना एनडीबी का मुख्यालय संघाई है, कहाँ? संघाई। दिल्मा रोसेफ इसकी क्या है? अध्यक्ष हैं, दिल्मा रोसेफ इसकी क्या है? ये ब्राजील की रहती हैं दिल्मा रोसेफ, इसकी क्या है? अध्यक्ष है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा यहाँ पे है, अगस्त 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक ने डॉक्टर राजीव रंजन को 5 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष एवं मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है, याद रखना। केंद्रीय बैंकिंग में 35+ वर्षों का अनुभव के साथ उन्होंने आरबीआई के कार्यकारी निदेशक और मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, याद रखना। ये बहुत अच्छा काम किया, आरबीआई में रहे हैं और आरबीआई में मौद्रिक, याद रखना, नीति समिति के सदस्य के रूप में थे, याद रखना, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। हर साल आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जैसे योग दिवस मनाया जाता है 21 जून, उसी तरह आयुर्वेद दिवस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में याद रखिएगा, पूछा। हर साल आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? कब मनाया जाएगा हर साल आयुर्वेद दिवस? आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा हर साल? याद रखिए, हर साल आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? याद रखना, कब? 23 सितंबर। कब? 23 सितंबर, याद रखना। 29 अगस्त को अगर हम बात करें तो 29 अगस्त को क्या याद रखना? 29 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? इस बात को आपको याद रखना, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आयुर्वेद दिवस ये हर साल मनाया जाएगा, कब? 23 सितंबर को। देखो, अब से प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। इसके साथ ही अब तक प्रचलित धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाने की परंपरा समाप्त हो जाएगी और वर्ष 2025 के लिए तय की गई थीम जन और धरती के लिए आयुर्वेद, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थीम भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जन और धरती के लिए आयुर्वेद, बेहद इंपॉर्टेंट थीम है,
ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कुल मिला के आयुष मिशन ये आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए ही किया गया है, याद रखना। ठीक है, मतलब धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था, लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर 23 सितंबर को क्या कर दिया गया, आयुर्वेद दिवस। 22 सितंबर को गेंडा दिवस, 22 सितंबर को मैंने बताया था अगर याद आ रहा, 22 सितंबर को क्या गेंडा दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। इसी तरह आगे की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे सिस्टमैटिक वे में। ठीक है, देखो प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में ई बिटारा और बैटरी संयंत्र का शुभारंभ किया है? इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी लॉन्च्ड ई बिटारा एंड बैटरी प्लांट, याद रखिएगा, ई बिटारा एवं बैटरी प्लांट का उद्घाटन कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में ई बिटारा और बैटरी संयंत्र का शुभारंभ किया? ध्यान रखिएगा, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो ई बिटारा याद रखना कहाँ पे शुरू किया है? गुजरात में, ये बात आपको ध्यान रखना। हरियाणा में अभी क्या करंट में है? हाइड्रोजन आधारित ट्रेन चलाई जा रही है, हाइड्रोजन, सोनीपत में, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने करंट में ही पढ़ाया था, हाइड्रोजन आधारित। ठीक है, अब आप बताओ गुजरात के सीएम कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल, चलो सीएम मैं बता देता हूँ, भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, मैं बता दिया, अब राज्यपाल बता देना आप, भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, लेकिन राज्यपाल आप बता देना। ठीक है, ये ध्यान रखना। हरियाणा के कौन है सीएम? अगर आपको बताना है तो सीएम बता दीजिएगा हरियाणा के, सैनी साहब हैं, बस इतना याद रखना, पूरा नाम बता दीजिएगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। इस तरह आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हासलपुर में कई हरित गतिशीलता ग्रीन मोबिलिटी पहलों का उद्घाटन किया। मतलब यहाँ पे गुजरात में बहुत सारा काम कर रहे हैं मोदी जी, और वहाँ पे कुल मिला के हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं? गुजरात के हासलपुर में कई हरित गतिशीलता ग्रीन मोबिलिटी पहलों का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता रही मारुति सुजुकी की ई विटारा का शुभारंभ। यह एक भारत में निर्मित बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन है जिसे 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाएगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहन बनाया जा रहा है, ई विटारा, याद रखिएगा, कहाँ पे? गुजरात में बनाया जा रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना। इसके साथ ही घरेलू हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड निर्माण की भी शुरुआत की गई है। ठीक है, लगातार मतलब कुल मिला के हरित ऊर्जा, मतलब कुल मिला के ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकने के लिए लगातार ये काम किया जा रहा है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव को में कमी लाने के लिए लगातार भारत सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है, और गुजरात में ई बिटारा कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें इलेक्ट्रिक बैटरी का निर्माण किया जाएगा, और वो कई देशों में क्या है? भेजा जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखो, गांधीनगर इनकी राजधानी है गुजरात की, भूपेंद्र भाई पटेल, और राज्यपाल चलो मैं बता देता हूँ, आचार्य देवव्रत। गुजरात अब भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष बन गया। ध्यान रखना, प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा बना है? गुजरात बना है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो प्रोसेस्ड गुजरात अब भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है, याद रखना। प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन बना है? याद रखना, प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन बना है? याद रखना, गुजरात। कौन सा बना है? इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। दूसरा पॉइंट, क्रूज भारत मिशन में भी शामिल हो गया। देखा, क्रूज भारत मिशन में शामिल हो गया गुजरात। ध्यान रखें, भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात के धुलेरा में बनाई गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर याद रखना फैक्ट्री कहाँ पे? गुजरात के धुलेरा। कहाँ पे भारत की पहली सेमीकंडक्टर याद रखना फैक्ट्री कहाँ पे? गुजरात के धुलेरा में बनाई जाएगी। कहाँ पे? गुजरात के धुलेरा, ये बात आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे? गुजरात के धुलेरा। पीएम मोदी ने देश के पहले 9000 हार्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया, बहुत इंपॉर्टेंट, दाहोद में किया। देश के पहले 9000 हार्स पावर इलेक्ट्रिक
लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र, लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे, याद रखना गुजरात के दाहोद में किया गया। कहाँ पे, गुजरात के दाहोद में किया गया है। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश बनेगा कौन सा, गुजरात। अभी बना है, मतलब 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर था, सूरत, याद रखना। अभी जो 2024 में हुआ था स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष पर था सूरत। अभी याद रखना अगर ऑल ओवर की बात करें तो इंदौर है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जितने फैक्ट है ना ये आपको याद रखना। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में, ये बात आपको ध्यान रखना। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर रिलायंस इंडस्ट्री, क्योंकि डेटा सबसे ज्यादा गुजरात का ही निकालना पड़ेगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है, याद रखना, जामनगर में बनाया जा रहा है। कहाँ पे, जामनगर में। गुजरात सरकार ने कच्छ जिले में स्थित मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है। गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के स्थित मैंग्रोव गुनरी, कौन सा, मैंग्रोव गुनरी स्थल को याद रखना, याद रखना, सबसे राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जी सफल गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिली फॉर आर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड योजना शुरू की। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गुजरात में पोरबंदर जिले में माधवपुर में 5 दिन का माधवपुर मेला शुरू किया। माधवपुर मेला कहाँ पे शुरू किया गया, याद रखना, गुजरात में। माधवपुर मेला कहाँ पे, याद रखिएगा, गुजरात में शुरू किया गया है, याद रखिएगा। गुजरात वन विभाग द्वारा जारी 16वीं जनगणना 2025 के अनुसार गुजरात में एशियाई शेर 674 से बढ़कर 800, मत याद रखना, गुजरात में एशियाई शेर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, इस बात को आपको ध्यान रखना। तो क्या क्या पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, ये बात आपको ध्यान, उसी में मैं टिक करूंगा जो आपको याद रखना है, एकदम से ध्यान रखिएगा उसी में। देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात के धुलेरा में लगेगी, स्टार लगा रहा हूं। दूसरा पॉइंट, गुजरात अब भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष पर रहेगा, प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष पर रहेगा, याद रखिएगा। पीएम मोदी ने देश के पहले 9000 हार्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहां पे किया, गुजरात में। ये बात आपको ध्यान रखना, पीएम मोदी ने क्या किया है, याद रखना, देश के पहले 9000 हार्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में, ये बात आपको ध्यान रखना। 100% रेल विद्युतीकरण, याद रखना, कौन हासिल किया, गुजरात, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये पॉइंट, हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, याद रखना, रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कौन बनाने जा रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा, ये बात आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। गुजरात सरकार ने कच्छ जिले में स्थित मैंग्रोव गुनरी स्थल को, याद रखना, पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात वन विभाग द्वारा जारी 16वीं जनगणना 2025 में गुजरात एशियाई शेर पैंथेरा लियो आबादी में 5 वर्षों में 674 से बढ़कर 891 हो गए, बहुत ज्यादा बढ़े हैं, ये बात आपको दिमाग में रखना, ये बात आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हम आपके सामने रखते हैं 100 करोड़ का, ठीक है तो नहीं 100 करोड़, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है, इसी तरह आपको याद रखना होगा। भारत में पहला और दक्षिण एशिया में दूसरा सरकारी संस्थान जिसने रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी सफलतापूर्वक किया, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एम्स दिल्ली, याद रखना, फोर्टिस अस्पताल दिल्ली, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली, याद रखना। तो कौन किया है, भारत में पहला और दक्षिण एशिया में दूसरा सरकारी संस्थान जिसने रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी का सफलतापूर्वक किया है, कौन सा है, याद रखिएगा, कौन है, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली, याद रखना, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे के सारे पॉइंट।
अगस्त, देखो 28 अगस्त 2025 को दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में भारत का पहला और दक्षिण एशिया का दूसरा सरकारी संस्थान जो रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी में सफल हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, रोबोटिक्स के माध्यम से मोतियाबिंद का सर्जरी किया है। किसने किया है? दिल्ली का है, याद रखना, दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल सेंटर ने किया है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। दिल्ली की हॉस्पिटल है, याद रखना, आर्मी हॉस्पिटल है, उसने ऐसा काम किया है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। चलें अगला प्रश्न देखें। यहाँ पे उर्जित पटेल को किस संस्था में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? कार्यकारी निदेशक किस संस्था में? याद रखना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। यही उर्जित पटेल जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, याद रखना, ये उर्जित पटेल को इंपॉर्टेंट से व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का याद रखना गठन कब किया गया था? 1945 में किया गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ठीक है। और इसका मुख्यालय अगर हम बात करें तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी है, याद रखना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के। और क्रिस्टीना जॉर्जिवा इसकी अध्यक्ष हैं, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। ठीक है, इस बात को, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की स्थापना 1966 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ? मनीला में। फिलीपींस की राजधानी मनीला, मनीला में है, याद रखना, कहाँ पे? मनीला। ठीक है, इस बात को विश्व बैंक याद रखिएगा, इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई थी, याद रखना। यूनेस्को की स्थापना ये कहाँ है? पेरिस में, हेडक्वार्टर कहाँ? पेरिस, फ्रांस में, याद रखना, कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। ये बात आपको याद रखना। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। चले आगे, अगला देखें। यहाँ पे 28 अगस्त 2025 को उर्जित पटेल को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और में भारत और अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्य देशों के प्रतिनिधित्व करने के लिए कार्यकारी निदेशक की नियुक्त किया गया, जिससे भारत की बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं में भागीदारी मजबूती हुई है और उनका 3 वर्ष का कार्यकाल है, याद रखिएगा। ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान रखना। भारत में पहला, अच्छा ये बता चुके हैं, भारत में पहला और दक्षिण एशिया में दूसरा सरकारी संस्थान जिसने रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी सफलतापूर्वक किया है, कौन सा है? याद रखना, आर्मी हॉस्पिटल एंड रिसर्च एंड रेफरल, याद रखना, कौन सा? आर्मी हॉस्पिटल है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। चले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये योजना, इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प बिजली से रोशन हो हर घर द्वार, पीएम जनमन योजना। ये पीएम जनमन योजना याद रखना, इंपॉर्टेंस है। ये विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए लाया गया था, 2023 में लाया गया था पीएम जनमन योजना, ध्यान रखना। भारिया बैगा सहरिया जनजाति समुदाय के लिए लाया गया। 24,000 घरों तक बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। धरती आबा योजना, ये भी बहुत है, ये 2024 में लाई गई है। धरती योजना, धरती आबा योजना बेहद इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रश्न, धरती आबा योजना, ये लगभग 17 मंत्रालयों के सहयोग से काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा। 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी। धरती आबा योजना 56,000 से अधिक जनजाति घर ऊर्जाकृत किए जा रहे हैं इसके तहत। मतलब धरती आबा योजना के तहत भी क्या किया जा रहा है? 56,000 से अधिक जनजाति घर ऊर्जाकृत किए जा रहे हैं, जबकि 24,000 घरों तक बिजली उपलब्ध कराया जा रहा है, ध्यान रखना, पीएम जनमन योजना के तहत। किसके तहत? पीएम जनमन योजना के तहत। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, पीएम जनमन योजना के तहत याद रखना, आवास सुविधा, देश की पहली आवास सुविधा शिवपुरी में किया गया। कहाँ पे? शिवपुरी में। जबकि इसके तहत पीएम जनमन योजना के तहत सड़क कहाँ पे बनाई गई? याद रखना, सड़क कहाँ पे बनाई गई? बालाघाट। कहाँ पे? बालाघाट। ये बात आपको ध्यान रखना है। पीएम जन धन योजना को कितने वर्ष? 11 वर्ष पूर्ण हो गए। मतलब इसका मतलब 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी, 28 अगस्त 2014, याद रखना।
पीएम जनधन योजना कब शुरू की गई थी? 2014। 2014 से अभी तक जोड़ लो तो 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है पीएम जनधन योजना। मतलब सीधे बैंक के खाते में पैसा सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा सुविधा है। 55 करोड़ से अधिक परिवारों को मिला है लाभ। हर नागरिक तक बैंकिंग पहुंचाने का संकल्प। खाता, बीमा और पेंशन एक ही योजना, याद रखना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला बड़ा सहारा। कैशलेस ट्रांजेक्शन को मिला बढ़ावा। ये पीएम जनधन योजना आपसे 10 मार्कर में भी पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 को की गई थी। ध्यान रखिएगा। इसके तहत हर नए क्या उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, मतलब हर नागरिक तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचना। खाता, बीमा एवं पेंशन एक ही योजना में। खाता, बीमा, पेंशन एक ही योजना में। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला बड़ा सहारा। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या मिला है? बड़ा सहारा। ये बात आपको दिमाग में रखना है, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कैशलेस ट्रांजेक्शन को मिला बढ़ावा। कैशलेस ट्रांजेक्शन को मिला क्या है? बढ़ावा। 11 वर्ष पूर्ण हुए थे पीएम जनधन योजना के तहत। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रखना। उज्जैन की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गरिमा यूं ही नहीं बनी। इसके पीछे एक समृद्ध विरासत और सतत विकास की लंबी यात्रा छिपी है। याद रखना। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा श्री महाकाल लोक के भव्य लोकार्पण के बाद उज्जैन में के एक नए युग में प्रवेश किया। इस पहल ने न केवल शहर की धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान को सुदृढ़ किया, वैश्विक स्तर पर आस्था को, मतलब कुल मिला के याद रखना। यहाँ पे वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? याद रखना, ये हुआ था रूह मैनेट। याद रखना, विश्व वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन कहाँ पे? उज्जैन में किया गया। कहाँ पे? उज्जैन में किया गया। ये बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना। देखो, उज्जैन की अगर हम बात करें, उज्जैन की बात, तो उज्जैन में कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना। उज्जैन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर याद रखना वैदिक घड़ी लगाई गई। एग्जाम में पूछा जा चुका। वैदिक घड़ी, यूनिटी मॉल, यूनिटी मॉल, ठीक है, याद रखना यूनिटी मॉल। महाकाल की नगरी, महाकाल की नगरी, ठीक है। एक भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर। कर्कराज मंदिर, अभी पूछा गया था। कर्कराज, कर्कराज मंदिर, मंदिर, ये याद रखना। गोपाल मंदिर, गोपाल मंदिर। संदीपनी आश्रम, काल भैरव, चिंतामणि गणेश मंदिर, चिंतामणि गणेश मंदिर, रिद्धि रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर, सिद्धि रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। बहुत सारी चीजों को आपको यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है। बहुत सारे पॉइंट को आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। उज्जैन से उज्जैन में मलखम्ब अकादमी, मलखम्ब अकादमी, अकादमी, मलखम्ब अकादमी। उज्जैन में याद रखना कालिदास उत्सव, कालिदास समारोह, कालिदास समारोह, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। विकास के लिए प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश सरकार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं का हो रहा है निरंतर विस्तार। मध्य प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर 32 मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं। ध्यान रखना, कितने मेडिकल कॉलेज? 32 मेडिकल कॉलेज। मतलब बैतूल, कटनी, धार और पन्ना में निजी भागीदारी से पीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे मेडिकल कॉलेज, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाए जाएंगे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज। याद रखना कहाँ पे मुख्य रूप से बनाए जाएंगे? बैतूल, कटनी, धार और पन्ना वाले क्षेत्र में बनाए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। हिंदी में पढ़ाई करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। अनुराग जैन देश के प्रदेश के पहले
याद रखना। सचिव जिन्हें सीधे 1 साल का एक्सटेंशन, ये प्रदेश के पहले सचिव हैं जिनको एक्सटेंशन मिला है, अनुराग जैन को। क्या नाम है? अनुराग जैन, इनका नाम याद रखना। अनुराग जैन अभी भी 35वें नंबर के क्या है, मुख्य सचिव बने रहेंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना। वैसे इनके स्थान पर राजेश राजौरा जी आने वाले थे, लेकिन अब इनका एक्सटेंशन हो गया है, तो याद रखना। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। जल्द ही भारत में बनेगा पहला मेड इन इंडिया चिप। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर की पायलट यूनिट से जल्द ही भारत में बना पहला मेड इन इंडिया चिप तैयार किया जाए। उन्होंने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर जीवन पायलट फैसिलिटी का उद्घाटन किया। याद रखना, ये गुजरात वाले क्षेत्र में सेमीकंडक्टर पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जा रहा है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट किया, और इसी तरह आप लोग बने रहें। स्पेक्ट्रम आईएएस के चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, लगातार क्लासेस का कंडक्ट कराई जा रही है। आप सभी लोग यहाँ पे क्लास को कंडक्ट करें। और दूसरी चीज, यहाँ पे ये नंबर दिए हैं, और इस नंबर पे सभी लोग संपर्क करें। और ये भी अगर पीडीएफ चाहते हैं आप, व्यवस्थित पीडीएफ इसी तरह आप चाहते हैं, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप क्या करें, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।